आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट है उसका सॉल्यूशन किया था 27 तक। आज इस वीडियो में 28 से आगे देखेंगे। और आज जो पिछले वीडियो में समझाए थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। देखिए, 27 तक पिछले वीडियो में देखा था। आज इस वीडियो में 28 से स्टार्ट करते हैं। 28 से देखते हैं। आप लोग अपना अपना मॉड्यूल अपने पास जो मॉडल सेट है अपने पास रख लीजिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं 28 से। देखिए, 28 में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कपल इज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कपल इज। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ जो एक वर्ड आ रहा है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वर्ड आ रहा है इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। देखिए, आप लोग पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी, हिंदी में बोले तो आवर्त सारणी, इंग्लिश में बोले तो पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़े होइएगा। उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो उसमें डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो उसमें डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, किस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, उस सभी तत्वों को कौन सा तत्व बोलते हैं, संक्रमण तत्व। मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो अब समझ में आया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से आपको पता करना है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है सोडियम और कैल्शियम। देखिए, सोडियम और कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक का तत्व। तो ये तो होगा नहीं, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा बी वाला देखिए, मैग्नीशियम और अल्मुनियम। मैग्नीशियम और अल्मुनियम भी नहीं होगा क्योंकि ये किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, तो ये भी गलत हो गया। मैग्नीशियम और अल्मुनियम किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का, तो ये भी गलत हो गया। सी में देखिए एस और पी, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी किस ब्लॉक का है, ये भी पी ब्लॉक का है। और जो डी ब्लॉक है, कॉपर और फेरस, ये जो डी ऑप्शन है आपका ये सही है क्योंकि कॉपर और फेरस किस ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में। कॉपर और फेरस किस ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में। कॉपर और फेरस डी ब्लॉक में आते हैं क्योंकि फेरस का 26 एटॉमिक नंबर होता है, कॉपर का 29 डी ब्लॉक में आते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्व को ही तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डायामैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज डायामैग्नेटिक। तो फिर एक वर्ड आया, यहाँ जो वर्ड आया कौन सा वर्ड आया, प्रतिचुंबकीय, और यहाँ आया डायामैग्नेटिक। तो सबसे पहले प्रतिचुंबकीय क्या है या डायामैग्नेटिक क्या होता है उसे समझेंगे। तो उसे समझेंगे, प्रतिचुंबकीय को समझेंगे और डायामैग्नेटिक समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो, और पेयर्ड में बोलने का मतलब, जोड़ा में, पेयर्ड में बोलने का मतलब जोड़ा में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हो तो पेयर्ड में होता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो मतलब ऐसे हो, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है या डायामैग्नेटिक होता है। इंग्लिश में बोले तो कौन सा मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और हिंदी में बोले तो प्रतिचुंबकीय। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो तो डायामैग्नेटिक, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, जोड़ा में रहना चाहिए। तो इसमें से जो आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप लोग आसानी से पता कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन वैसे सी सही है। तो इसको करके देखते हैं कि स्कैंडियम पे जो 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसको करके देखते हैं कि यह जो पेयर्ड में है या अनपेयर्ड में है। अगर पेयर्ड में होगा तो कौन सा मैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। आगे बढ़े तो हम करके देखते हैं कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कौन सा
मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक होने के लिए कौन सा शर्त होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 1s2। इसका स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। किसका लिखें? स्कैंडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21। तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 21। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिए तो 21 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 पॉजिटिव चार्ज, और 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? तीन इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर निगेटिव चार्ज रहा, मतलब स्कैंडियम में अगर 3 निगेटिव रहता है तो क्या हो जाता? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कि गेन होना। निगेटिव अगर है तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना, अगर पॉजिटिव रहे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो आप एक बात बताइए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कह रहा है तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन एक, यहाँ पे देखिए 4s पे 2 है तो 2 इसको हटा दिए, कैंसिल कर दिए। 3d पे 1 है तो इसको कैंसिल कर दिया, मतलब 2 और 1 3, क्या इसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस बोला है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। अब देखिए 1s पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये भी पेयर्ड में है। 2s पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, ये भी पेयर्ड में है। 2p पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, ये भी पेयर्ड में है। 3s पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, ये भी पेयर्ड में है। और 3p पे इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, ये भी पेयर्ड में, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है। अब पेयर्ड में होता है तो उसे कौन सा मैग्नेटिक बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बाकी का आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होगा, एटॉमिक नंबर याद होगा तो उससे कन्फिग्रेशन लिख के आप पता कर सकते हैं कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 30 की तरफ। आप लोगों का क्वेश्चन जो 30 है वो बोला है वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वेनेडियम का कौन सा विन्यास है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वेनेडियम इज। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक, पहले वेनेडियम को भी से सूचित करते हैं तो भी इक्वल कितना दिए हुआ है? भी इक्वल, मतलब भी का एटॉमिक नंबर जेड इक्वल 23 दे दिया हुआ, मतलब एटॉमिक नंबर उसका 23 दे दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आसान है। क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3 23। इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो इसमें से ऑप्शन आपका बी मिल रहा है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी। मतलब वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही होगा। आगे बढ़ेंगे 31 क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन लेथेनाइड तत्व है? 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन लेथेनाइड तत्व है? देखिए एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, लेथेनाइड और स्टेनाइड। आप लोग जानते हो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं, लेथेनाइड सीरीज और स्टेनाइड सीरीज। तो लेथेनाइड आपका बोला है तो लेथेनाइड समझ लीजिए किस ब्लॉक में आ जाएगा? एफ ब्लॉक में। लेथेनाइड किस ब्लॉक में आ जाएगा? लेथेनाइड तत्व किस ब्लॉक में आ जाएगा? एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में आप लोगों का ये आता है सी, जी डी 60। जी का एटॉमिक नंबर मतलब कितना होता है? 64। और उस जी का पूरा नाम होता है गैडोलिनियम। कौन सा लिनियम? गैडोलिनियम। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा क्योंकि एफ ब्लॉक है और एफ ब्लॉक में ही लेथेनाइड तत्व आते हैं। आगे बढ़े।
आगे बढ़े तो 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है के MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। समझिए किस में, के MnO4 में Mn का निकालना है, मतलब इसमें किसका निकालना है, इस के MnO4 में किसका निकालना है, के MnO4 में Mn का निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहेगा, देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को भी दे सकता है, देगा ही देगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं, x मान लेंगे। देखिए तो Mn का निकालना है तो Mn को x मान लेंगे। तो पहला देखिए के MnO4 में था, के पे क्या कौन सा चार्ज, वन चार्ज, वन पॉजिटिव, प्लस Mn है तो Mn प्लस Mn है तो Mn को x मान लीजिए। अब प्लस ऑक्सीजन पे कौन कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे देखिए के MnO4 में Mn का निकालना है तो Mn को तो x मान लिए, लेकिन के पे कौन सा चार्ज, प्लस वन चार्ज, फिर प्लस करेंगे Mn को x मान लिए तो x, Mn को x मान लिए तो x हो गया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, फ्रेश लिखते हैं फ्रेश। देखिए के पर तो प्लस वन चार्ज, प्लस Mn को कितना मान लीजिए x, अब प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, ऑक्सीजन कितना है 4, तो इंटू 4 कर देंगे इक्वल 0। अब देखिए 1 प्लस है तो प्लस, x है तो x, अब प्लस माइनस कितना होता है माइनस, 4 दूना 8 इक्वल 0। तो मतलब x इक्वल कितना आ गया, प्लस x इक्वल कितना आ गया +7। मतलब के MnO4 में तो x किसको माने थे, Mn को, तो के MnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हो कितना है +7। +7 ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन तो पूछना ही पूछना है, हाइब्रिडाइजेशन पे एक क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा ही रहेगा, मतलब प्रसंकरण पे आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपका क्या है 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, NiCO4 में प्रसंकरण होता है। NiCO4 में क्या होता है प्रसंकरण, मतलब NiCO4 का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सबसे पहले आप लोग सीखिएगा। पहले स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, Na है तो Na, अब देखिए CO4, CO 4 CO है तो 4 सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड CO, 4 CO है। अब देखिए तो ये तो NiCO4 का स्ट्रक्चर बन गया। आगे देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका होता है सिग्मा प्लस लॉन पेयर, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बोलते हैं, आप लोग जानते ही होइएगा। तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ है तो एक सिग्मा, 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 मतलब 4 सिग्मा हो गया। तो 4 लिख दिए, प्लस तो प्लस, लॉन पेयर कितना है 0, तो 0, तो 4 + 0 कितना हो गया 4। और 4 को किस तरह लिखा जाता है sp3, क्योंकि p का 3, s का 1, 3 1 4 नहीं हो गया तो sp3। sp3 कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए सी ऑप्शन आपका sp3 है। तो NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो, कौन सा हो गया sp3। स्ट्रक्चर बनाए और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कौन सा टेक्निक है, लॉन पेयर प्लस सिग्मा, सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि K3Cr ब्रैकेट में C2O4 का होल थ्री में Cr का समन्वय संख्या, मतलब समन्वय संख्या मतलब कौन सा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए Cr का पूछ रहा है तो Cr यहाँ पे है तो Cr क्या होता है बाईडेंटेट होता है, और बाईडेंटेट मतलब बाई मतलब 2, यहाँ होल का 3 है तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 × 2 कितना हो गया बाई मतलब 2, बाई Cr बाईडेंटेट और होल का 3 लगाया तो 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो गया, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। कोई समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन मतलब 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्या कह रहा है कि CONH3 का होल 5 BrSO4 और CONH3 का होल 5 SO4 Br आपस में किस प्रकार
आपस में किस प्रकार संबंधित है। देखिए पहले समझेंगे, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ ये दिया है CONH3Br SO4 CONH3SO4Br आपस में किस प्रकार संबंधित है। ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप लोग सब जान रहे हैं। ये आपस में संबंधित क्या कर रहा है, तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आयन का मतलब आयनाइजेशन आइसोमर्स, मतलब आयनन समावयव मतलब आयनाइजेशन आइसोमर्स। कैसे आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है कि आयनाइजेशन आइसोमर्स में जो मोलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। कौन सा फार्मूला, मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, और उसके आयन का एक्सचेंज होता रहता है। आयन डिफरेंट होता है, एक तरीके से बोल दे तो क्या बोले, आयन डिफरेंट होता है। आयन डिफरेंट होता है उसे ही आयन समावयव या आयनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। क्या बोले हमने, मोलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और उसका जो ऊपर का आयन होगा, मतलब चार्ज बोल लीजिए, वह इधर उधर होगा, डिफरेंट होगा, तो उसे आयन समावयव बोलते हैं। तो इसका जो आप लोग दिया है, आप लोगों में क्वेश्चन में दिया है CONH3 इसका हम ऊपर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऊपर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर उन्हें बनाते तो बड़ा कोष्ट आएगा, CO आएगा, और देखिए छोटा कोष्ट आएगा, NH3 का क्या आएगा, होल 5, NH3 का क्या आएगा, होल 5, Br आएगा, और कोष्ट बंद हो जाएगा, उसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, और SO4-2 ये इसी में है। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, क्या हो गया, CONH3 का होल 5 Br, फिर बड़ा कोष्ट बंद, +2 चार्ज, और SO4 का -2। तो ये किसका हुआ है, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, बड़ा कोष्ट CONH3 का होल 5 SO4 और कोष्ट बंद, ऊपर -1 चार्ज, और Br -1। अब देखिए यहाँ तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है। कैसे सेम है, इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, NH3 का होल 5 इसमें भी है, NH3 का होल 5 इसमें भी है, Br इसमें भी है, Br इसमें भी है, SO4 इसमें भी है, SO4 इसमें, तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है। लेकिन यहाँ आयन का देखिए डिफरेंट हो रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, लेकिन इस पे -1 है, इस पे -1 है। इसका मतलब आयन का डिफरेंस है, तो उसको आयनाइजेशन आइसोमर्स बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन ये सही हुआ। और क्यों सही हुआ ये आप लोगों ने भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 35 नंबर तक तो पहुंच गया। 36 नंबर क्या कहता है, 36 नंबर बोला क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या है, तो आप लोग सब जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, तो CHCl3 प्राइमरी हैलाइड है, क्लोरोफॉर्म क्या है, प्राइमरी हैलाइड है। आगे बढ़ते हैं तो आगे समझते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अपना अपना मॉड्यूल पास रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड मतलब समझेंगे कि एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5, तो ये तो इथिल हो गया। इथिल ब्रोमाइड बोला तो उसका पहले फार्मूला लिख लेंगे, C2H5 इथिल हो गया। अब Br से ब्रोमाइड की अभिक्रिया, सोडियम से कराई जा रही है। किसकी अभिक्रिया, इथिल ब्रोमाइड के, तो प्लस में सोडियम लगा देंगे, इसके साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो धातु से मतलब इथिल ब्रोमाइड यहाँ लिख दिए कि अभिक्रिया तो प्लस कर दिए, सोडियम से कराई जा रही थी, सोडियम लिख दिए। धातु से शुष्क ईथर मतलब बोला जाता है ड्राई ईथर। शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर पे कराने पर क्या बनता है, तो आप लोग इथिल ब्रोमाइड, तो इथिल ब्रोमाइड का 2 मोल आ जाता है, मतलब C2H5 का 2 मोल यहाँ लगा देंगे, और सोडियम का भी 2 मोल आ जाता है, तो 2 मोल यहाँ लगा देंगे, तो बन जाता है आपका C4H10।
क्या बन जाता है C4H10, अब प्लस में NaBr बाहर निकल जाता है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि कौन सा बनता है, तो C4H10 बनता है, और C4H10 को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोशिश कर रहे दिक्कत आप लोगों को ना हो, उस तरीके से समझा रहे हैं। आगे बढ़े तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एलील हैलाइड है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन एलील हैलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलील हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलील हैलाइड। देखिए, सबसे पहले एलील हैलाइड का कंसेप्ट समझते हैं कि एलील हैलाइड किसको बोलते हैं। एलील हैलाइड का कंसेप्ट समझते हैं कि एलील हैलाइड आखिर कैसे होता है। तो एलील हैलाइड, देखिए एलील हैलाइड क्या होता है, कार्बन, एलील हैलाइड का कंसेप्ट क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा हो। कौन सा जुड़ा हो, हैलोजन, हैलोजन FCl, BrI, हैलोजन यही होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो क्या हम कंसेप्ट बताएं, एक बार और बताते हैं कंसेप्ट। एलील हैलाइड का कंसेप्ट क्या है, एलील हैलाइड का कंसेप्ट क्या है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसके साथ एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, उससे ही एलील हैलाइड कहते हैं। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये हो नहीं, ए नंबर जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसी के साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ गया है, तो ये तो होगा नहीं। बी नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सी नंबर ऑप्शन देखिए, देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि देखिए कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, हमने क्या बताया, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर जो सिंगल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उसके साथ हैलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है वही तो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब आप लोग का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिक्रिया C2H5OH प्लस HX, C2H5OH प्लस HX ZnX2 C2H5X प्लस H2O के लिए हैलोजन और अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया मतलब हैलोजन का जो हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड है उसका घटता हुआ क्रम पूछ रहा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है हैलोजन एसिड का, मतलब घटता हुआ क्रम। सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ एक दो कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए। ये जो ZnX2 है, ये जो क्या है ZnX2, इस ZnX2 को बोलते हैं एलआर, क्या बोलते हैं, एलआर बोलते हैं। एलआर से आप लोग जानते हुए अगर एजेंट है ZnX2, जहाँ अनाद्र अनाद्र जहाँ इस ZnX2 के जगह अनाद्र 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 ZnCl2, अनाद्र क्या ZnCl2, और सांद्र सांद्र क्या HCl आ सकता है, सांद्र HCl, अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HNCl। ये ZnX2 के जगह ZnCl2 आ गया तो अनाद्र, और ZnHCl आ गया तो सांद्र। तो पहले समझ गए एलआर का मतलब, इस ZnX2 को मतलब एलआर जो है आपका अनाद्र ZnCl2 है, और अनाद्र सांद्र HCl, ये एलआर है, मतलब रिएजेंट है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो बोला हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता पे सबसे पहले ये जो मैकेनिज्म दिया हुआ है, सबसे पहले ये मैकेनिज्म क्या दिया हुआ है, ये मैकेनिज्म तो SN2 का मैकेनिज्म है। रिएक्शन में आता है SN1 SN2, तो वो SN2 का मैकेनिज्म है। SN2 का मैकेनिज्म पहले समझेंगे क्या बोलता है। तो SN2 में जो मैकेनिज्म होता है वह डिपेंड करता है कि कब H और I टूटे, क्या सुनिएगा, कब H और I टूटे और अलग हो, ताकि I न्यूक्लियोफाइड जो होता है वो अटैक करे, I न्यूक्लियोफाइड प्लस I न्यूक्लियोफाइड माइनस अटैक करे। तो इसमें से जो आपका ऑर्डर दे रहा है
वह यहाँ पे अगर यहाँ पर H की जगह I लगा देंगे, H की जगह क्या लगा देंगे I, H की जगह Br लगा देंगे, H की जगह Cl लगा देंगे, तो सबसे पहले इतना जान लीजिए कि I टूटता है। सबसे पहले क्या टूटता है, I टूटता है, उसके बाद Br टूटता है। तब ये साल जितना जल्दी जो टूटेगा, न्यूक्लियोफाई आई न्यूक्लियोफाई उतना ही जल्दी अटैक करेगा। तो आपका इसका हम ऑर्डर लिख दे रहे हैं, तो ऑर्डर होता है HI, तब होता है HBr, तब होता है HCl। तो HI HBr HCl कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब एथिल क्लोराइड को 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एथिल क्लोराइड को एजीसीएन के साथ गर्म करते हैं तो वो प्रतिफल है। मतलब व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड, मतलब गर्म किया जाता है किसको, इथाइल क्लोराइड को, किसके साथ, एजीसीएन के साथ, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। तो सबसे पहले इथाइल क्लोराइड, यहाँ देखिए इथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो इथाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है C2H5Cl प्लस उसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, किसका अभिक्रिया कराया जा रहा है, एजीसीएन का। किसका अभिक्रिया कराया जा रहा है, एजीसीएन का, तो प्लस लगा दिए, तो अभिक्रिया करा दिए एजीसीएन का। इथाइल क्लोराइड का अभिक्रिया किसके साथ करा दिए, एजीसीएन के साथ। तो गर्म किया जाए, तो गर्म किया गया, गर्म करने का ये सिंबल होता है। तो बनता है, देखिए इथाइल क्लोराइड को अभिक्रिया कराया एजीसीएन के साथ, जैसा क्वेश्चन है व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद एजीसीएन, तब क्या प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है C2H5 और NC प्लस क्या, एजीसीएल बाहर निकल जाता है, एजीसीएल क्या होता है, तो C2H5NC मेन प्रोडक्ट हो गया। तो C2H5 को तो इथाइल बोलते हैं या एथिल बोलते हैं, हिंदी इथाइल बोलते हैं, और NC को तो बोलते हैं आइसोसाइनाइड। NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अगर CN रहता है तो साइनाइड, लेकिन यहाँ NC तो एथाइल आइसोसाइनाइड आपका ऑप्शन कौन है, बी। तो बी आपका सही हो गया, इथाइल आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए कि जिस तरह समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द, देखिए डाइपोल मोमेंट को सबसे पहले जान रहे हैं, म्यू से सूचित किया जाता है, म्यू इक्वल 0 इक्वल मतलब डाइपोल मोमेंट है। तो इसका ये एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल में ये एक्सेप्शन आता है, पीरियोडिक ये एक्सेप्शन, ये डाइपोल मोमेंट डाटा बेस्ड है, एक्सेप्शन है। तो इसका हम ऑर्डर लिख दे रहे हैं। अगर सबसे कम पूछे तो उसका भी पता चल जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछे तो उसका भी पता चल जाएगा। तो इसका हम ऑप्शन आप लोगों को लिख दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन बोल रहे हैं, हम इसका क्या लिख दे रहे हैं, ऑर्डर लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट या सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो CH3Cl का होगा, तब CH2Cl2 का होगा, तब किसका होगा CH2Cl2, तब CHCl3, ये डाटा बेस्ड है, तब CCl4 का होगा। सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा किसका हो गया CH3Cl का, अगर सबसे कम पूछ देता तो किसका होता CCl4 का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, CCl4 का डाइपोल मोमेंट सबसे कम। तो आपका CHCl3 ऑप्शन कौन सा है ये, अगर सबसे कम पूछ देता है, यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है तो CH3Cl, सबसे कम पूछ देता है तो CCl4, लेकिन कम नहीं पूछा है। आपका क्या पूछा है, आपका क्या पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन हो गया CH3Cl। आगे बढ़ते हैं तो ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है, मतलब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर इज, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर इज। समझिएगा पहले, सबसे पहले ईथर को कैसे लिखते हैं, देखिए ईथर को कैसे लिखते हैं, ROR, ईथर को ऐसे ही लिखते हैं, ROR, ईथर को ऐसे ही लिखते हैं, ईथर को कैसे लिखते हैं, ईथर को कैसे लिखते हैं, ROR, ईथर को ऐसे ही लिखते हैं।
तो ईथर को ऐसे ही लिखते हैं। तो आप ईथर के पास 2 लोन पेयर होता है, ईथर के पास क्या होता है 2 लोन पेयर, और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। और ऊपर हमने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। एक बात बताइए, एक सिग्मा क्या 2 सिग्मा हो गया क्या, प्लस लोन पेयर कितना है 2, तो 2 2 4। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो ईथर को ऐसे लिखते हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, तो 2 सिग्मा, अब प्लस लोन पेयर कितना है 1 1 2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो 2 2 4। और 4 को ऊपर ही तो बताया था कि sp3 लिखा जाता है, क्योंकि p का 3 ऑर्बिटल और एक p का 3 और s का 1, तो 3 1 4, तो sp3 इसमें है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 42 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड, 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड CH3Mg, फॉर्मल्डिहाइड CH3Mg Br के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है H, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला HCHO, यही होता है फॉर्मल्डिहाइड का। अब आपका क्वेश्चन तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो फॉर्मल्डिहाइड CH3Mg Br तो के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो प्लस लिख देंगे, और CH3Mg Br को लिख देंगे, कोई दिक्कत, CH3Mg Br को लिख देंगे के साथ अभिक्रिया का। और ये जो CH3Mg Br है, आप लोग रिएक्शन में पढ़े होइएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये उसी का एग्जाम्पल है। तो अभिक्रिया करा दिए तो क्या मिलता है, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन या अभिक्रिया CH3Mg Br के साथ कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है C2H5OH, C2H5OH। और इसी को तो बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। आपका इसमें ऑप्शन कौन है, C2H5OH ऑप्शन कौन है, ए। मतलब 43 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है आयुपेक नेम है, तो आयुपेक नेम पूछेगा ही पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा आयुपेक नेम पे। तो देखिए इसका पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा आइसोप्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा आइसोप्रोपेनॉल। अब आइसोप्रोपेनॉल तो CS हो गया, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, कभी कभी इस अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसका जो ऑप्शन है दूसरा बदल के भी दे सकता है। देखिए लिखने का तरीका क्या है, देखिए कहीं से भी शुरू करेंगे अल्कोहल 2 नंबर पे आएगा, एक यहाँ से शुरू किए तो एक अल्कोहल 2 नंबर पे, फिर यहाँ से भी शुरू करेंगे तो एक अल्कोहल 2 नंबर पे, तो कहीं से भी शुरू करेंगे तो अल्कोहल 2 नंबर पे। तो क्या लिखा जाता है, अल्कोहल है तो प्रोपेन, 3 कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या लिखा जाता है प्रोपेन, ई हटा देंगे। और 2 नंबर पे क्या है अल्कोहल, तो 2, अल्कोहल को क्या लिखा जाता है ओल, तो प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ तो 2 प्रोपेनॉल दिए हुआ है तो नहीं प्रोपेन 2 ऑल, तो नहीं इस तरह भी इसको लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ऑल, तो इसको आइसोप्रोपेनॉल बोलते हैं। आगे बढ़े 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। प्राइमरी अल्कोहल, देखिए प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात मतलब प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कराएंगे किसका, प्राइमरी अल्कोहल का, तो उसके बाद जो पहला यौगिक पहला कंपाउंड प्राप्त होगा वो कौन सा है। तो सबसे पहले तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है आप लोग समझिए, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है ROH, यही प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ROH क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब बोल रहा है इसका ऑक्सीडेशन कराइए, तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो पहली मरतबा इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो RCHO मिलेगा, मतलब एल्डिहाइड मिलेगा। फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कौन सा एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो पहली बार प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए तो एल्डिहाइड मिला, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेकिन आपका पूछ रहा है क्या पूछ रहा है पहला यौगिक, तो पहला यौगिक दूसरा पूछता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, लेकिन दूसरा नहीं पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है पहला पूछ रहा है, तो पहला कौन हो जाएगा एल्डिहाइड। ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है, ऑप्शन कौन सा सही है डी, तो ये एल्डिहाइड सही हो गया। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आ गया। हम क्या बोले, निम्नलिखित में किसे ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। तो एलआर ऊपर बताए थे क्या, एलआर ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस अभिकर्मक। हम क्या बोले थे, अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl, वही तो ल्यूकस रिएजेंट है। ऊपर वाला जो हम दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। देखिए कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था। ZnX2 हम क्या बोले थे, यही एलआर है, ल्यूकस रिएजेंट है, ल्यूकस अभिकर्मक है। तो हम क्या बोले थे वहाँ, अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आपका कौन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन। तो ल्यूकस रिएजेंट बोला, पूछ रहा है कौन है, तो कौन है, अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl। तो यही तो है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकस रिएजेंट। तो एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिशोधित स्पिरिट में रहता है। तो परिशोधित स्पिरिट मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट में, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंट 95.5% अल्कोहल। आपका बी नंबर क्वेश्चन सही हो गया, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 95.5% की जगह कभी कभी दे देगा आपको 95.87%। कितना है, 95.87%। तो ये भी ऑप्शन सही है, 95.5% भी दे देगा तो सही है, अगर 96% भी दे दे वो भी सही है। 96% अल्कोहल रहता है, 96% रेक्टिफाइड स्पिरिट में मतलब परिशोधित स्पिरिट में 96% अल्कोहल रहता है और केवल 4% ही क्या रहता है, वाटर रहता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया, बी। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र। तो जनरल फॉर्मूला किसका पूछ रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन का, ये सबको याद होगा, क्या होता है, CnH2NO CnH2NO। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। देखिए कैनिजारो रिएक्शन समझेंगे, कैनिजारो रिएक्शन उसमें होगा, कैनिजारो रिएक्शन किस में होगा, उसमें होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसमें ही कैनिजारो रिएक्शन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होगा, HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उसी में ही कैनिजारो रिएक्शन। ऑप्शन बी सही हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, CH3CHO का आयुपेक नेम क्या है। तो देखिए CH3 मतलब क्या, आयुपेक कॉमन नेम तो इसका एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा आयुपेक नेम था। CHO मतलब क्या होता है, CHO मतलब क्या, आयुपेक में हो जाता है, नल लगता है लास्ट में, और एल्डिहाइड है तो नल लगता है। और CH3 मतलब क्या है, 2 कार्बन 1 1 2, तो इथेनल, क्या हो जाएगा, इथेनल। कॉमन नेम अगर पूछता तो एसिडल्डिहाइड, लेकिन आयुपेक नेम पूछ रहा है तो इथेनल, क्या, इथेनल। बी ऑप्शन सही। आज 50 तक ही देखे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे और फिजिक्स का सॉल्यूशन भी देखेंगे, बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन देखेंगे। अभी आपके पास 10 दिन है, उम्मीद करेंगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं और आप लोग समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।